सो हेलो एवरीवन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जस्ट अभी हमने एग्जीक्यूटिव को फिनिश किया है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो आपको टोटल पढ़ने हैं सारे पॉइंट्स 9 आपके बुक में दिए हुए हैं। मैं आपको ये 9 एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊंगी ये क्या होता है। पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको ये जो 9 पॉइंट्स इस सारे एकदम मेमोराइज कर लेने अपने माइंड में, ये 9 आपको अपने आंसर्स में लिखना है? सो आंसर है नहीं। Out of these 9, you will prepare any 4 by your heart for your subjective question। क्योंकि हमको पता है सब्जेक्टिव में जो हमारे पॉइंट्स आते हैं मैक्सिमम 4 मार्क्स के आते हैं। तो रिटन के लिए आप आउट ऑफ दीज 9 एनी 4 यू विल प्रिपेयर बाय हार्ट एंड रेस्ट ऑल यू विल प्रिपेयर मीन्स आप एक सरसरी निगाह से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है। सो द क्रक्स इज एनी 4 फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑल फॉर ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ जिससे आपको पता रहे, विच इज एनी 4 फॉर सब्जेक्टिव, ओके, एंड ऑल फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं legislative means law making power inside the parliament or related to parliament, because at the end which is the legislative body of the India, that is parliament. So parliament से related या law making से related इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होते हैं? So now you see, सबसे पहला पावर होता है that जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे जो पहली मीटिंग होती है इलेक्शन के, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, नई सरकार बन जाती है, तो वो नई सरकार जब पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में आती है तो उसको सबसे पहले जो एड्रेस किया जाता है वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट या हमारी हेड ऑफ द स्टेट इंडिया की प्रेसिडेंट करती है। सो दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ प्रेसिडेंट इनसाइड द पार्लियामेंट। सेकेंड, प्रेसिडेंट कैन सेंड मैसेज टू द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हमारी लोकसभा को कभी मैसेज कर सकते हैं, कभी राज्यसभा को, जिस भी हाउस को वो करना चाहिए, एंड कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन कि कौन सा बिल अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, कितने बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने बिल साइन हो चुके हैं, कितने मेंबर्स आ रहे हैं, अटेंडेंस क्या है, रिलेटेड टू पार्लियामेंट। उनको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस हाउस को लोकसभा और राज्यसभा को भेज के वो इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकती हैं। थर्ड, कैन समन एंड प्रोरिग्यू। सी, समन मतलब होता है कॉल करना, टू कॉल, और प्रोरिग्यू मतलब होता है सस्पेंड करना। आप आ गए हैं, अब आप वापस जाइए। सो इफ प्रेसिडेंट थिंक्स दैट देयर इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी नीड टू डिस्कस, तो प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट को समन कर लेगा। वो सेशन में है तो भी बुला सकता है, नहीं है तो भी समन करके दैट काइंडली ऑल द एमपीज कम। अगर आप आ गए हैं, पार्लियामेंट नॉर्मली चल रही है एंड एनीथिंग इज देयर एंड प्रेसिडेंट वांट टू प्रोरिग्यू, जो सेशन चल रहा है उसको वो सस्पेंड करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट उसको प्रोरिग्यू भी, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। नाउ यू सी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डिसॉल्व द लोकसभा का मतलब है जब भी इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, स्पेशली नेशनल इमरजेंसी, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगती है, या तो सिविल वॉर की वजह से लगेगी कि कंट्री के अंडर कोई वॉर हो गया हो, या फिर एक्सटर्नल वॉर की वजह से हो सकती है, इंडिया का वॉर किसी अदर कंट्री के साथ चल रहा है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, या कोई आर्म्ड रिबेलियन हो गया है कंट्री में कहीं बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखो अभी पंजाब में आपने देखा था खालिस्तान के लिए हुआ था, इस तरह का कोई बहुत रिबेलियस मूवमेंट अगर चल रहा हो और स्थिति कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, तो भारत सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो लोकसभा डिसॉल्व होती है, कंप्लीटली लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो ये जो मैसेज होता है डिसॉल्व करने का वो प्रेसिडेंट देते हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि इस तरह तो मतलब प्रेसिडेंट का जब मन करे वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, रूलिंग पार्टी की सरकार को गिरा दे और नए चुनाव हो जाए। लोकसभा डिसॉल्व होने का क्या मतलब है? लोकसभा ही तो वो हाउस है जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, वो डिसॉल्व हो गई मतलब सरकार भंग हो गई, अब नए चुनाव होंगे। तो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ओनली ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, that too in written. Prime Minister and Cabinet Minister have to give in written to the President of India that we are saying kindly dissolve the Lok Sabha, ताकि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई एब्रोगेशन ना लगे कि आपने जब मन किया तब लोकसभा डिसॉल्व कर दिया। अगर ऐसा लगे तो प्रेसिडेंट कह सके कि नहीं सर, हमने नहीं किया, आपने हमको कहा है, देखिए ये रिटर्न आपने दिया है कि लोकसभा डिसॉल्व करो, तब मैंने किया है।
डिसॉल्व करने की कैपेसिटी मैं रखता हूँ, लेकिन ऑर्डर्स आपके होते हैं तब मैं डिसॉल्व करता हूँ। पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो ये जो 12 नॉमिनेशन है ये भी प्रेसिडेंट खुद नहीं करती हैं, वो खुद से नहीं सेलेक्ट करती हैं। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ये 12 नाम उनको रेकमेंड करती हैं कि देखिए इन लोगों का नॉमिनेशन करना है, आप कर दीजिए। सो प्रेसिडेंट डू दैट। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मैंने आपको पढ़ाया, ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ क्यों टेम्पररी लॉ? जब पार्लियामेंट है तो क्यों टेम्पररी लॉ? क्योंकि हमको पता है पार्लियामेंट सेशंस में काम करती है, विंटर सेशन, समर सेशन, मॉनसून सेशन। इसके बाद सेशंस के बीच में 2-2 महीने का गैप होता है। अगर इस 2 महीने में कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, एमपीज नहीं मिल रहे और कोई लॉ बनाना है, तो अब हम नेक्स्ट सेशन का वेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति तो आज की, इमरजेंसी आज की, लॉ हमको आज चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट इशूज अ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स एक टेम्पररी लॉ जो सिर्फ 6 वीक्स के लिए फंक्शनल होता है। आफ्टर 6 वीक जब कैबिनेट मिलती है, जब पार्लियामेंट की सेशन होती है, वहां पे इस ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, नो बिल कैन बिकम। देखिए कोई भी बिल, लॉ मेकिंग का एक प्रोसेस होता है। पहले वो बिल होता है, वो बिल लोकसभा में जाता है, वहां से पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहां से पास होता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद फाइनली उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देती है तब उस बिल को एक एक्ट का डेजिग्नेशन मिलता है, एक्ट की उपाधि मिलती है, ये फाइनली एक लॉ बन चुका है। विदाउट प्रेसिडेंट साइन नो बिल इज अ ऑफिशियल लॉ, नीदर एन एक्ट। सो किसकी साइन से कोई भी बिल एक एक्ट बनता है? दैट इज बाय द साइन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बिल। जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे स्टेट्स बने, तेलंगाना बना, अभी उसके पहले आपने देखा होगा झारखंड एक स्टेट बना था। पहले ये स्टेट्स नहीं थे, बाद में इनको बनाया गया। तो इन स्टेट्स के बनाने के लिए जो एक रिकमेंडेशन होती है, जो एक परमिशन दी जाती है एक बिल को प्रपोज करने के लिए पार्लियामेंट में, तो पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन दी जाती है कि देखिए हम ये एक बिल लाना चाह रहे हैं, एक नया स्टेट बनाना है। जब प्रेसिडेंट अलाउ कर देती है तभी वो बिल पास होता है, तभी वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट इज, और लास्ट है हमारा, गवर्नर में रिजर्व द स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट एसेंट। अब आप देखो सेंट्रल लेवल का क्या प्रोसीजर है, बिल है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। यही चीज स्टेट लेवल पे भी होती है। स्टेट लेवल पे बिल होता है, वो बिल जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब स्टेट की विधानसभा में, वहां से वो बिल पास होता है, फिर जाता है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर उस स्टेट के बाई कैमरल हाउसेज, अगर उस स्टेट में 2 हाउसेज है, तो विधानसभा से पास होके कहाँ जाएगा? विधान परिषद में। जब विधान परिषद में चला जाता है तब वो बिल जाता है गवर्नर के पास, जहां गवर्नर उसको साइन करते हैं, तब वो बिल एक्ट बन जाता है। बट कई बार ये पावर होता है गवर्नर के पास कि वो बिल को फ्रीज कर सकता है, खुद के पास ही रख लेगा कि हम प्रेसिडेंट से कंसिडर, ये बिल थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा पेचीदा है, मुझे इसमें नहीं समझ आ रहा है, या बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, मैं चाहता हूँ कि इस पे एसेंट प्रेसिडेंट ने, तो गवर्नर बिल को फ्रीज कर सकता है, रोक सकता है कि मैं इस पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहता हूँ। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव कर दी तो बिल एक्ट बन जाएगा, नहीं अप्रूव की तो बिल वहीं पे लैप्स कर जाएगा। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि आप स्टेट बिल को भी अपना सिग्नेचर दे सकते हैं। सेंट्रल को तो दे ही रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे तो जो लॉज बन रहे हैं उसमें आपका कंट्रोल है, बट सम ऑफ द टाइम इफ गवर्नर वांट, वो स्टेट बिल्स को भी प्रेफरेंस दे सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ये सारे हैं हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स। क्लियर? हमेशा याद रखिए, सब पढ़ाएंगे, सब आपको समझाएंगे। एनी 4 फॉर सब्जेक्ट, कोई 4 जो इजी हो उसी को आप कंठस्थ दिमाग में रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेंगे, क्योंकि ये आपको लिखना है। एक ओवरऑल गो थ्रू कर लेंगे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होते हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव पोर्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको नहीं पता है कि वो क्या पूछेंगे। क्लियर? नाउ अब हमको पढ़ना है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें से आपको सारे पावर पढ़ने हैं, बस डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स नहीं पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2026 स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में अपने बोर्ड्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। नाउ सबसे पहले हमको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव पावर्स। सी, एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिव मीन्स ये होता है जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता हो। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है पॉलिसी फ्रेमिंग, मेकिंग।
एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें आपका क्या रोल होता है। तो उसमें कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो सबसे पहला आता है दैट ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मीन्स ऑल द ऑर्डर्स गिवन बाय द रूलिंग गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट विच इज इन पावर इज इशूड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, यही तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जहां सारा काम हेड ऑफ द गवर्नमेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर करता है, बट वो किसके नाम पर होता है, सारे ऑर्डर्स किसके नाम पे जाते हैं, दैट इज ऑन द नेम ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज president. So first executive power is all orders of the state, all executive orders of the state is issued on the name of president because president is head of the state. Second, प्रेसिडेंट मेक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंट कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों को उनके पद के लिए नियुक्त करता है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है ओथ सेरेमनी, उनको शपथ दिलाना। अपॉइंटमेंट का यहाँ बिल्कुल मतलब नहीं है सिलेक्शन ऑफ द पीपल। जैसे प्रेसिडेंट कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को अपॉइंट करेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट। वेट, यस, सो आई वॉज टेलिंग यू कि प्रेसिडेंट कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है। तो ये सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अब आप सोचो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मेंशन 4 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और आपने लिख दिया प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट। So now the next topic which we have to study is फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, की फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। सो नाउ यू सी, सबसे पहला पावर होता है रिलेटेड टू मनी बिल। नाउ सी, मनी बिल क्या होता है, पहले तो बिल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, बिल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यही 3 तरह के ड्राफ्ट होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं। नाउ यू सी, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मनी बिल। कोई भी बिल, कोई भी ड्राफ्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो,
रेवेन्यू से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, ये सारे बिल कौन से कहलाएंगे? मनी बिल। जिसमें पैसों की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, ऑल दीज बिल्स विल बी रिलेटेड टू मनी बिल। नाउ ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी बिल वो बिल होते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होते। ऑल द बिल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। थर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो बिल जो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करने हैं, उसमें हमको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, दोज बिल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसी 3 तरह के बिल हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से होता है एक मनी बिल। अगर कोई भी बिल फाइनेंस से रिलेटेड है तो उस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल ली जाती है, उनसे रिकमेंडेशन ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि हम ये बिल पार्लियामेंट में ला रहे हैं, हम ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट एग्री करती है तभी वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों? ऑर्डिनरी बिल के लिए तो हम नहीं पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी नहीं पूछते, तो मनी बिल के लिए क्यों पूछते हैं? बिकॉज वंस द मनी बिल इज पास्ड, मनी कोई भी बिल का प्रोसीजर मैंने आपको बताया ना, बिल का प्रोसीजर क्या है? बिल आएगा लोकसभा में, फिर बिल जाएगा राज्यसभा में, फिर बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जहां प्रेसिडेंट करेंगी साइन, फिर ये बिल बन जाएगा एक्ट। तो इस बिल से एक्ट बनने के जो प्रोसीजर के बीच की साइन है वो किसकी है? इंडियन प्रेसिडेंट की ही तो है। तो क्यों परमिशन लेते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ। कोई भी मनी बिल इफ वंस इट इज पास्ड फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन, प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। आप बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि बिल में कुछ चेंजेस करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है। ओवर मनी बिल प्रेसिडेंट डू नॉट हैव सच प्रिविलेजेस, सच ऑफर्स, दैट इज वाई एक प्रायर अप्रूवल ली जाती है कि देखिए सर, देखिए मैडम, हम ये मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अभी इसको गो थ्रू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, अगर कोई चेंज आप चाहती हैं। क्योंकि एक बार ये दोनों सदनों से पास हो गया, फिर आप इस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, आप इस पे साइन करने के लिए बाध्य हैं, इसीलिए एक प्रायर अप्रूवल ली जाती है। क्लियर? तो अब आप रटेंगे नहीं और अब आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको मतलब भी पता है और क्यों भी पता है कि क्यों परमिशन ली जाती है। क्लियर? सेकेंड, बजट इज प्रेजेंटेड। नाउ यू सी, जब भी हर साल 1 अप्रैल से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 31 मार्च तक, तो बाय द टाइम ऑफ फेब में जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जैसे निर्मला सीतारमण, वो हमेशा बजट को फेब में प्रेजेंट करती है। बजट प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर करती है, बट किसके बिहाफ पे? इट इज ऑलवेज ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफ स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज और जानिए कि ये जो वर्ड बजट है, ये बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया। लिखा क्या गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट करती हैं पार्लियामेंट में, जिसको कि हम बजट कहते हैं, वो हमेशा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन बनाता है। फाइनेंस कमीशन में जो फाइनेंस के लोग हैं, जो अच्छे सेक्रेटरीज हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग फाइनेंस सेक्टर के हैं, उनको इस कमीशन में रखा जाता है कि आप एक 5 ईयर की स्टडी करिए इंडिया की, कि इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारी रेपो रेट कैसी है, हमारी जीडीपी कैसी है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, हमारे यहाँ का जो वो है क्या कहते हैं उसको कहते हैं ना महंगाई कैसी जा, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ का कैसा है, इसका एक एनालिसिस करके हमें एक रिपोर्ट दीजिए। अगर हमारी स्थिति बहुत ख़राब है तो हमें रेकमेंड करिए कि हमको क्या करना चाहिए कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम और बूस्ट कर सके। तो इस कमीशन को बनाने का काम, गठित करने का काम भी किसके रिकमेंडेशन पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, प्रेसिडेंट अलाउ टू विदड्रॉ फंड फ्रॉम कंटीजेंसी फंड। अब आप देखो, जैसे कंटीजेंसी फंड क्या होता है? 2-3 फंड होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड। क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है। एक होता है कंटीजेंसी फंड। आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये क्या होता है, मैं बता रही हूँ आपको। देखो, हमें पता है ना, जैसे हमारा बैंक होता है, मतलब हमारा बैंक होता है, बैंक में हमारा अकाउंट होता है,
हम अकाउंट में पैसे डालते हैं तो वो हो जाता है दिस इज गरिमाज अकाउंट। अब गरिमा इसमें जितने पैसे डाले, गरिमा जब मन करे उसमें से पैसे विड्रॉ कर ले, क्योंकि वो गरिमा का अकाउंट है। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का भी एक अकाउंट होता है जिसमें हम जितना टैक्स एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी ऑल पीपल पे टैक्सेस, तो जितना टैक्स हम देते हैं वो सब कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। हमारे सारे जो टैक्सेस हैं ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं और फिर यहाँ से निकलते कैसे हैं? सैलरी के फॉर्म में। किसकी सैलरी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी। कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी? एमपीज की सैलरी। यहाँ से फिर जो पॉलिसीज की सैलरी, पॉलिसी में जो पैसा लगेगा। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड है जिसमें भारत का हर नागरिक जितना टैक्स देता है वो सब यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर आप देखते हो ना गवर्नमेंट के एमपीज को जो पेमेंट मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो पेमेंट मिलती है, वो कैसे मिलती है? वो इसी कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर? अब आप देखो कंटीजेंसी फंड क्या होता है। कंटीजेंसी फंड का मतलब होता है इमरजेंसी फंड। क्या होता है? इमरजेंसी फंड। अगर कंट्री में कोई मुसीबत आ गई, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जैसे कोविड आ गया, कहीं बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए हमने एक फंड बनाया है कंटीजेंसी फंड, कि जब भी कोई आपातकाल आ जाएगी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी और गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होगा तो हम इस कंटीजेंसी फंड से निकाल सकते हैं पैसा। सरकार इस कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल सकती है। तो सरकार का जब मन के वो कहते भाई हर दिन ही आपदा चल रही, चलो पैसे निकाल लेते हैं, करप्शन करते नहीं। आप कंटीजेंसी फंड से पैसे कब निकालेंगे? जब आपको प्रेसिडेंट अलाउ करेगा, आपको विड्रॉ करने की रिकमेंडेशन देगा दैट यस देयर इज अ अनफोर्सीन सिचुएशन इन इंडिया, you need to withdraw some money from contingency fund so that you can deal with this emergency situation। तो नॉर्मल है तो कंसोलिडेटेड फंड, इमरजेंसी सिचुएशन है तो कंटीजेंसी फंड। क्लियर? सो हेलो लर्नर्स, अब हमको नेक्स्ट पावर जो पढ़ना है वो है जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, विच मीन्स द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड टू जुडिशरी। जुडिशियल सिस्टम में, न्याय प्रणाली में प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं वो हमको पढ़ना है। नाउ यू सी, फर्स्ट है सबसे पहला दैट प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल इन एनी ऑफ द कोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब कोई प्रेसिडेंट है, सपोज टॉम प्रेसिडेंट है इंडिया का 2020 से 2025 तक, क्लियर? अपने टेन्योर में ये टॉम प्रेसिडेंट है इंडिया का 20 से 25 तक। अब इसके टेन्योर के दौरान आप या कोई भी प्रेसिडेंट से नहीं कह सकता कि आप किसी कोर्ट में एज अ एविडेंस आइए, आपको किसी के लिए गवाही देनी है, आप कोर्ट में प्रस्तुत होनी। नो, द मोमेंट द पर्सन होल्ड्स द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू आर नॉट आंसरेबल इन एनी ऑफ द कोर्ट। जब तक आप इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जब तक आप प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं, तब तक आप भारत के किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, उनको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर? सेकंड, no criminal case can be initiated against the president। जब कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है और अपने कार्यकाल में है, तब तक आप उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते, आप उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते कि इसने किसी का मर्डर किया है। अब इसका क्या मतलब है? दो मतलब है, ध्यान से समझिए। सपोज टॉम इंडिया का प्रेसिडेंट है 2020 से 2025 तक, सो ड्यूरिंग हिज टेन्योर, during this whole time of 5 years, no criminal case can be filed on Tom while there he is into his office exercising his position of President of India with all his exclusive power of President of India. He is not answerable, no case can be, no criminal case can be initiated against him। Second, अगर अब हम एक हाइपरबॉलिक सिचुएशन लें कि ये टॉम जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर इज अ क्रिमिनल चार्ज एंड मर्डर इज अ क्राइम फॉर एवरीवन इन इंडिया वेदर अ कॉमन सिटीजन और प्रेसिडेंट। तो क्या जब तक वो प्रेसिडेंट है हम उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं शुरू करेंगे? जब ऑलरेडी उसने एक मर्डर किया हुआ है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? इट मीन्स तो हम फिर प्रेसिडेंट बन के अपना सारे ये काम करते जाए, हम तो बाध्य ही नहीं है, 5 साल तक तो हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज टॉम प्रेसिडेंट है,
5 साल के लिए प्रेसिडेंट है और अपने कार्यकाल में, भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए भारत में, बाय हाइपरबोलिक सिचुएशन कोई एक मर्डर इनसे हो गया या इन्होंने कर दिया, मंशापूर्वक कर दिया, तो अब इनके साथ क्या होगा? अपने कार्यकाल में ही इन्होंने मर्डर किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? पहली चीज, फर्स्ट दिस टर्म विल बी रिमूव्ड। इनका हम क्या करेंगे? रिमूवल करेंगे। रिमूवल का इंडिया में क्या प्रोसीजर है? इम्पीचमेंट है, राइट? किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट वुड बी इम्पीच। आफ्टर इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट के ग्राउंड क्या है? आप किस किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो, है ना? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे टॉम ने, जो इंडिया का प्रेसिडेंट, उसने एक मर्डर करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया कि नहीं किया, तो इस चार्ज पे हम इसे क्या करेंगे? इम्पीच करेंगे। इम्पीच करके इनकी पोजीशन से इनको हटा देंगे। नाउ टॉम इज नो मोर अ प्रेसिडेंट, नाउ अ केस विल बी फाइल्ड ऑन टॉम। क्लियर? सो क्रक्स ये है कि आप किसी भी इंडिया के प्रेसिडेंट पे एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू कर सकते। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। किसी भी हेड ऑफ द स्टेट पे अगर मर्डर के चार्जेस है, वो भी उसके कार्यकाल में, तो ये बहुत धब्बा है उस पद के लिए, उस देश के लिए एक बहुत ब्लॉट जैसा है, इसलिए ये काम नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसे कृत्य को करके बच के चले जाएंगे या चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर प्रक्रिया होगी, लेकिन पहले आपको आपके पद से हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? इम्पीचमेंट करेंगे। इम्पीचमेंट क्यों करेंगे? वायलेट किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आपने मर्डर किया, तो इम्पीच करके आपको रिमूव कर दिया। नाउ यू आर नो मोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो नाउ वी कैन इनिशिएट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, वो आपको क्षमा याचना दे सकता है, माफ कर सकता है। किस केसेस में? 2 केसेस में। पहला, कोई कोर्ट मार्शल का केस हो। कोर्ट मार्शल का केस मतलब किसी आर्मी, मिलिट्री के कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो, या सेकंड, किसी केस में किसी कोर्ट ने, जनरली सुप्रीम कोर्ट ही जब कोई डेथ सेंटेंस देती है, तब डेथ सेंटेंस मीन्स फांसी की सजा। 1 मिनट। सो यस, I was telling you, president has the power to grant। प्रेसिडेंट 2 केसेस में, एक जहां मृत्यु दंड मिल गया हो, फांसी मिल गई हो, दूसरा जो कोर्ट मार्शल होता है, जहां किसी मिलिट्री या आर्मी के कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो, उस पर वो पार्डन कर सकता है। 2 चीज़ें प्रेसिडेंट कर सकता है। पार्डन मीन्स जो पनिशमेंट मिली है उसको फॉरगिव कर सकता है, माफ़ कर सकता है। रेप्राइव मीन्स पोस्टपोन कर सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है उस इंसान के साथ कि अभी उसको ये पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, या एक बार फिर इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, तो वो पनिशमेंट को पोस्टपोन कर सकता है, या थोड़े टाइम के लिए वो आपकी पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकता है। अब आप समझो कि इसका क्या मतलब होता है। हमारी जो जुडिशरी है इंडिया की, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई छोटा केस होता है तो सबसे पहले वो जिला न्यायालय में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट आ गया, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो हम कहाँ जाते हैं? अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट से जजमेंट आ गया, जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो आप उससे भी संतुष्ट नहीं, तब हम क्या कहते हैं कि हम अंतिम न्यायालय कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया। क्या जजमेंट दे दिया? डेथ सेंटेंस का जजमेंट, कि आपको फांसी होनी है। अब इसके ऊपर तो भारत में कोई कोर्ट नहीं है कि आप अपील कर पाएँ। यही है ना हायरार्की ऑफ अपील्स हमारे कोर्ट में। इसके बाद जब डेथ सेंटेंस मिल गया, तो क्या उस मुजरिम के पास अब कोई विकल्प बचता है जहां वो फिर कोई गुहार लगा सके, कोई अपील कर सके? सो यस, देयर इज़ लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो अप्रोच करता है। कैसे अप्रोच करते हैं? उनको एक लेटर लिखेगा? नहीं, लेटर नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। क्या फाइल करते हैं? मर्सी पिटीशन। अब मर्सी पिटीशन में, मर्सी मीन्स होता है दया, दया याचना आप करते हैं, दया याचिका आप फाइल करते हैं कि हे राष्ट्रपति, कृपया मेरे ऊपर दया करिए, मुझसे गलती हो गई। सो प्रेसिडेंट एक बार आपकी पिटिशन पे सोचेगा,
आपकी पनिशमेंट पे विचार करेगा। क्या? 2 ही केस में वो विचार करता है। एक, जब आपको मृत्यु दंड मिला, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई जजमेंट आ गया, आप सेटिस्फाई नहीं और आप मर्सी पे, आप किस चीज़ की दया मांगेंगे? हाँ, आप दया याचना किस लिए करें? अपने जीवन के लिए आप दया चाहते हैं प्रेसिडेंट से कि अगर वो मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट कर ले तो मेरी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, वो मुझे माफ़ कर सकता है। तो सिर्फ एक ही केस है जब आपको डेथ सेंटेंस मिला हो तो आप क्या फाइल करते हैं? मर्सी पिटिशन। आप प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे ऊपर दया करिए, मुझसे गलती हो गई है, पुनः ये गलती मुझसे नहीं होगी, मैं ये वादा करती हूँ, मैं ये वादा करता हूँ। तो प्रेसिडेंट आपकी पनिशमेंट पे विचार करते हैं, वो खुद विचार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी विचार करते हैं कि क्या इनकी पनिशमेंट में कोई हेर फेर या कोई कमी की जा सकती है, इनका क्या अपराध है। अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड दे रहा है तो अपने आप में अपराध बहुत ही गहन होगा, बहुत ही हीनियस क्राइम होगा, तभी आपको मृत्यु दंड मिल रहा है। नॉर्मल आपने किसी की गाय और बकरी का चोरी कर ली तो आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। तो क्या उस पर एक बार विचार किया जा सकता? ऐसा कृत्य आपने किया कि एक बार हम सोचें आपको मर्सी देनी चाहिए कि नहीं? तो ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो जब ये मर्सी पिटिशन गई तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? आपको फॉरगिव कर सकता है, माफ़ कर सकता है, आपकी पनिशमेंट को पोस्टपोन कर सकता है, चेंज कर सकता है। पोस्टपोन का इन द सेंस मतलब होता है, या चेंज का मतलब है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई, फांसी की सज़ा मिल गई, तो वो ये कर देगा कि अब इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए, उम्र कैद दे दीजिए, राइट। जैसे फॉरगिव का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक टेररिस्ट थे, कसाब, जो कि टेररिस्ट थे, तो इन्हें फांसी की सज़ा हुई, तो इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा कि मतलब हमें मर्सी पिटिशन दे दीजिए, हमारे ऊपर दया करिए, माफ़ी कर दीजिए। तो ये मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई। एक टेररिस्ट ग्रुप पे आप क्या दया करेंगे जब वो 100 लोगों को मारने में एक बार नहीं सोच रहा है, और जब आपकी खुद की मृत्यु आ रही है तो आपको मर्सी पिटिशन और राष्ट्रपति याद आ जा रहा है। तो ये अक्षम्य अपराध है, अनफॉरगिवेबल क्राइम है, आपको फॉरगिव नहीं किया जा सकता। सो पॉइंट इज़ क्लियर। ये पावर है प्रेसिडेंट के जुडिशरी में। थोड़ा मैंने आपको डेप्थ में बताया है ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं समझेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगी। सिर्फ रट के आप पा जाएंगे नंबर, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके।